हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके सामने गोदरेज का रेफ्रिजरेटर है डबल डोर। इसमें क्या होता है, अगर डाउन पार्ट में आपका कूलिंग नहीं होता है, मतलब नीचे कूलिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, मैं एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपका सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी अगर नीचे कूलिंग नहीं हो रही है, मतलब नीचे जो है कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, ना के बराबर कूलिंग होती है, और ऊपर जो है कूलिंग भरपूर अच्छे से होती है, तो उस समय क्या दिक्कत होती है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो पैनल है सामने का, मैं इसको ओपन करता हूँ, और उसके बाद जो इसकी बहुत ज़्यादा मतलब आइस जमी रखी थी, मतलब इसकी जो कूलिंग कॉइल थी वहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा आइस थी, बहुत ज़्यादा जमी थी। तो यहाँ पे क्या है, दो कैफ़े होती हैं, उनको आपको सबसे पहले रिमूव करना है। उसके बाद दो स्क्रू थे, उन दोनों स्क्रू को आपको खोल देना है अच्छे से, और इस वीडियो को जो है कंप्लीट आपको वॉच कर लेना है। अगर आपकी नीचे कूलिंग नहीं होती तो 100% कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद ही ऐसा है नीचे कूलिंग होगी। क्योंकि अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे पूरा तो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जिससे कि आप समझ जाएं कि इसमें दिक्कत क्या है। तो फिलहाल ये गोदरेज के रेफ्रिजरेटर है, इसमें जो है कूलिंग कॉइल ये है, और सबसे पहले जो है इसकी जो मोटर है, फ़ैन मोटर, हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके सेंसर डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसका हीटर डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये सेंसर और हीटर है, पहले हीटर को मैं चेक करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद फ़ैन मोटर को चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है आपका जो फ्यूज़ है उनको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हीटर को चेक करना है आपको। तो हीटर जब आप चेक करेंगे तो उस समय क्या होगा, आपका मीटर जो है किलो ओम पे सेट करना है। तो वहाँ पे मीटर जब किलो ओम पे सेट हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो हीटर होगा, हीटर की आपको वैल्यू देखनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मेरे पास जो मीटर है, वो जो मीटर है, ये वाला मीटर, ये ऑटो पे रहता है हमेशा। तो ऑटो पे रहता है, इसीलिए ये इसमें हम कुछ भी चेक करते हैं तो वही दिखाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या मैंने ऑटो पे कर दिया है। बाकी दोनों नोब जो है हीटर पे लगानी है इस तरीके से, ठीक है। हीटर पे लगाने के बाद दोनों नोब, और उसके बाद जो है वैल्यू आपको यहाँ पे देखनी कितनी आ रही। तो यहाँ पे 462 समथिंग आ रही है। तो इस तरीके की अगर किलो ओम आती है तो आपका हीटर जो होता है ओके होता है। तो इस तरीके से आप हीटर चेक कर सकते हैं, मतलब 500, 400, 300 तक यहाँ पे रहना चाहिए। इसका जो हीटर होता है वो एल्युमिनियम का होता है, वो मैं अभी बाहर निकाल के ओपन करके आपको दिखाता हूँ। बट इससे पहले क्या है, ये जो फ्यूज़ होता है, एक फ्यूज़ आपको फ्यूज़ चेक करना है। इसमें क्या होता है, दो फ्यूज़ होते हैं, एक ये फ्यूज़ होता है ये वाला, दूसरा वाला ये होता है, ठीक है, बायोमेंटल, ये देख रहे हैं आप। तो पहले मैं फ्यूज़ चेक करके दिखाता हूँ। इस वाले हमें नोब पे लगाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे साउंड आ रहा है अलार्म का या नहीं। तो यहाँ पे साउंड आ रहा है अलार्म का, तो इस कंडीशन में आपका जो फ्यूज है वो ओके है। अब हम बायोमेंटल देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अगर बायोमेंटल आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आइस लेंगे, आइस में इसको डिप कर देंगे। उसके बाद जब डिप कर देंगे इसको, तो उसके बाद क्या होगा, जब इसका -5 डिग्री तक जाएगा तो उसके बाद ये सर्किट ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद अलार्म का साउंड आएगा, तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार फ्यूज फिर से चेक करके दिखाता हूँ आपको। जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ में क्या होना चाहिए, जब आप फ्यूज़ चेक करेंगे तो उस समय क्या होगा, दोनों नोब इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो आपका फ्यूज़ हो गया। अब मैं ऊपर फिर से रखता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू वगैरह शो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जो आप इसको क्लिक मतलब रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू वगैरह को शो नहीं हो रही है। बाकी एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अगर इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, मतलब जो हमने यहाँ पे रखा है इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है इस फ्यूज़ के अंदर, तब भी ये दिक्कत आती है। अब फ़ैन मोटर आप कैसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो ये फ़ैन मोटर जो है 220 वोल्ट पे एसी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं ये चेक करके फिर आपको दिखाता हूँ पहले इसका फ़ैन मोटर। यहाँ पे क्या आपको दो वायर लेना है, और दोनों वायर जो है इस तरीके से इसमें लगा देना है, ठीक। बड़ा सेफ्टी से आपको काम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये वाले जो दोनों वायर हैं उस जैक में इसमें अटैच करने हैं। जब आप इस जैक में अटैच कर देंगे उसके बाद आपको स्विच ऑन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वायर जो है बहुत ज़्यादा सेफ्टी से लगाना है, ऐसा नहीं कि आपके टच हो जाए वायर तो फिर दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वायरिंग बहुत ध्यान से लगाएं। और उसके बाद जो फ़ैन है मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने वायर दे दी, बाकी इसको जो है ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ फ़ैन को। आप देख रहे हैं मैंने ऑन कर दिया स्विच, और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे हमने इस कनेक्टर में दो वायर लगाए थे, और ये फ़ैन जो है रनिंग कंडीशन में। इस तरीके से आप 220 वोल्ट देके AC 220 वोल्ट देके चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं फ़ैन को दिखाता हूँ। तो मैंने ऑफ़ कर दिया, आप देख रहे हैं ये रुकने वाला है।
तो ये जो फ़ैन है एकदम रुक गया। अगर इसका ब्लेड बहुत ज़्यादा डस्टी होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तब भी इसका फ्लो कम होता है और नीचे जो है अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाती। मैं दोबारा इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये दोबारा ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप 220 वोल्ट डायरेक्ट देके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल फ़ैन मोटर जो है अगर एसी है तब चेक कर सकते हैं, अगर डीसी है तो आप दूसरे तरीके उस तरीके से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको चेक नहीं करना है। डीसी जो फ़ैन मोटर होते हैं 12 वोल्ट पे 15 वोल्ट पे रन करते हैं। तो फिलहाल एसी वाला आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका फ़ैन ख़राब है या फिर अदर कोई फॉल्ट है। अब बात करते हैं इसके मतलब जो भी हमने चेक किया था, जो इसका अगर फ़ैन मोटर आपका ख़राब होता है तब भी यहाँ पे ओवर आइस जमती है। फ़ैन मोटर ख़राब होने के जो रीज़न होते हैं वो आपके वोल्टेज ओवर होते हैं, तब ये दिक्कत आती है। आपस में वायर टच हो जाए तब ये दिक्कत आती है। तो अगर फ़ैन मोटर ख़राब होता है, इस कॉइल पे पूरी आइस जम जाती है, बहुत ज़्यादा भयंकर आइस जमती है। उसके बाद जो नीचे डाउन मतलब फ्लो है, यहाँ से फ़ैन का फ्लो नहीं पहुँच पाता क्योंकि फ़ैन ख़राब होता है। अब बात करते हैं आपके फ्यूज की। अगर आपका फ्यूज ख़राब होता है, ये आप देख रहे हैं जो फ्यूज मैंने चेक करके दिखाया था, मीटर को आपको क्वांटिटी के रेंज पे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूज जो होगा अलार्म का साउंड आ जाएगा अगर फ्यूज आपका ठीक है तब। तो अगर ये फ्यूज़ ख़राब होता है उस कंडीशन में ओवर आइस जमती है और डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है। उसके बाद ये वायोमेंटल जो आप देख रहे हैं, अगर ये ख़राब होता है फिर भी आपका नीचे जो है डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी, यहाँ पे ओवर आइस जमेगी और ये हीटर को ऑन नहीं करता है। उसके बाद देखना है आपको ये हीटर होता है। हीटर जो होता है मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया। अच्छा, ये हीटर जो होता है एल्युमिनियम का हीटर, आप भी ये भी 220 वोल्ट पे एसी पे चेक कर सकते हैं। 4-5 सेकंड के लिए लगाएंगे, उसके बाद वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं इसका जो हीटर ख़राब होता है फिर भी ओवर आइस जमती है और उसके बाद जो है डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती। मतलब मेन जो रीज़न है आपका, चाहे हीटर ख़राब हो या आपका फ्यूज़ ख़राब हो, बायोमेंटल ख़राब हो, फ़ैन ख़राब हो, मेन रीज़न यही है कि नीचे कूलिंग नहीं होती है। उसके बाद भी अगर सब कुछ ठीक होता है, अगर कूलिंग नहीं होती तो वहाँ पे क्या रीज़न होता। अब मैं उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है, टाइमर होता है। आप देख रहे हैं ये टाइमर, डबल डोर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं जितने, उन सब में टाइमर होता है। तो इसमें क्या होता है, 4 पिन होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 में न्यूट्रल दिया जाता है। बाकी इसका जो होता है मतलब हीटर के होते हैं इसमें वायर, और प्लस आपका जो फ्यूज़ होता है उसमें ये वायर ये होता है। बाकी वायरिंग डायग्राम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कौन सा वायर कहाँ गया है। ये A to Z सारी वायरिंग डोर से गुजर के, फिर उसके बाद जो है आपके फ्यूज़ से गुजर के, थर्मास्टेट से गुजर के, ये सारी वायरिंग यहाँ पर A to Z यहाँ पर है। तो इसको जो है आप वायरिंग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप वायरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि कंप्रेसर OLP पे है तो यहाँ पर जो PTC रिले होती है उसमें है, ये कैपेसिटर है और ये सब A to Z वायरिंग। अगर वायरिंग आपको समझ नहीं आ रही है, हीटर वगैरह यहाँ से सब कुछ है। तो अगर आपका ये जो टाइमर ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका टाइमर ख़राब हो गया तो आपका जो है कूलिंग नहीं होगी नीचे की साइड। ये जो होता है टाइमर 8 घंटे कंप्रेसर को चलाता है और 15 मिनट की टाइमिंग होती है हीटर की। अगर ये हीटर को ऑन नहीं करेगा, मतलब सप्लाई यहाँ से हीटर तक नहीं पहुँचेगी, तब भी आपका जो है डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। ये फिर ये कंप्रेसर ऑन नहीं करे तो फिर कूलिंग ही नहीं होगी। तो ये जो है टाइमर कैसे चेक कर सकते हैं उसका तरीका मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, आप नोब घुमाएंगे, इसकी नोब जब नोब घुमाएंगे ये वाली, तो यहाँ पे 2 साउंड आते हैं। अगर 2 साउंड नहीं आते हैं तो आपका इस कंडीशन में आपका जो टाइमर होता है वो ख़राब होता है। या फिर आप जो है इस पिन को मतलब यहाँ से मीटर लेंगे, मीटर को क्वांटिटी के रेंज पे सेट करेंगे, उसके बाद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं 2 से 3 में, 3 से 4 में, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब आप बटन को घुमाएंगे तो अलार्म का साउंड आएगा। जब कंप्रेसर पे रहेगा उसके बाद हीटर पे रहेगा तो वहाँ पे भी अलार्म का साउंड आएगा। तो इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हीटर है, सॉरी ये टाइमर है, हीटर को ऑपरेट करता है, फ्यूज़ को ऑपरेट करता है। तो अगर कंप्रेसर को ऑपरेट करता है तो अगर ये ख़राब हो जाता है तब भी नीचे कूलिंग नहीं होगी, या फिर कंप्रेसर ऑन नहीं करेगा तो फिर कूलिंग ही नहीं होगी। तो आप इस टाइमर को भी चेक कर लें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी क्या है, हम इसकी जो कॉइल है, कॉइल को बाहर लेते हैं और मेन रीज़न मैं बता दूँ, सब कुछ आपका ठीक होता है उसके बाद भी कूलिंग नहीं करता है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। तो मैंने जो टेस्टिंग वगैरह है, किस तरीके से आपको टेस्टिंग करना है, वो सारी चीज़ मैंने बता दी आपको स्पेयर पार्ट की, कि आप कैसे इसको चेक करेंगे। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल फैन मोटर है, हीटर है, प्लस आपके फ्यूज़ है, वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसकी फ़िलहाल मैं इसकी जो कॉइल है, कॉइल को ऊपर लेता हूँ। अब जो मेन रीज़न है वो आप सुन लें कि अगर नीचे कूलिंग नहीं होती तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। आप देख रहे हैं ये डक, इसके अंदर क्या होता है, सब डक होती है। अगर ये डक अंदर से सड़ने लगती है, गलने लगती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेक्नीशियन भी परेशान हो जाता है, यार कूलिंग नहीं हो रही है, हमारा सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही है, नीचे क्या ऐसी दिक्कत है, मतलब कौन सा ऐसा
दिक्कत है जो यहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही। हालांकि सब कुछ ठीक होता है उस समय, हम कुछ भी चेक करते हैं, आपका फैन मोटर है, फ्यूज है, सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी अगर कूलिंग नहीं होती तो वहाँ पे क्या रीज़न होता है। तो ये जो डक होती है, डक अंदर से सड़ने लगती है, गलने लगती है, ख़राब होने लगती है। तो उससे क्या होता है, फ़ैन का फ्लो जो है नीचे नहीं पहुँच पाता है। जो आप देख रहे हैं ये डक, ये अंदर से क्या होता है, सड़ने लगती है, गलने लगती है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, अंदर से जो है यहाँ पे जब फ़ैन का फ्लो नहीं जो है, नीचे भी फ्लो नहीं आएगा। यहाँ पे जब नीचे फ्लो नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे कूलिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो एक रीज़न ये होता है। अभी फ़िलहाल इसका जो थर्मोस्टेट है वो भी मैं चेक करके दिखाऊंगा इसको ओपन करके। तो सामने से ही सब कुछ हटा दिया, उसके बाद जो है इसको ओपन कर लेना इस तरीके से। जब आप ओपन कर लेंगे तो इसके सारे लॉक जो है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद जो थर्मोस्टेट की नोब है आपको ये भी निकाल देनी है, जिससे कि इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है वो अच्छे से बाहर आ जाए। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बटन है, बटन आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा होता है, इसको भी खोल देना है आपको। यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों स्क्रू होते हैं। उसके बाद जो है थर्मोस्टेट आपका बाहर आ जाएगा। तो ये जो है एक स्क्रू हमने ओपन कर दिया ऑलरेडी, और उसके बाद जो है दूसरा वाला जो है वो इस साइड है। इन दोनों को जब ओपन कर देंगे उसके बाद ये जो थर्मोस्टेट होगा, अगर ये वर्क नहीं करेगा फिर भी कूलिंग नीचे नहीं होगी। ये आप नोट कर लें पहले। तो ये थर्मोस्टेट फिलहाल निकाल दिया है, और उसके बाद जो है ये वाला जो स्क्रू है इनको भी चाहे तो आप रिमूव कर दो, वरना ये जैक होते हैं इनको डिस्कनेक्ट कर दो। एक बल्ब का होता है आपका, ठीक है, और एक जो होता है ये होता है जो आपके थर्मोस्टेट में लगा होता है। ये दोनों जो है जैक इस तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है, और इसका जो थर्मोस्टेट है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये थर्मोस्टेट होता है, 2 स्क्रू पर हुआ होता है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये इसका जो होता है ये है, यहाँ देख रहे हैं ये सेंसर यहाँ पर लगा होता है इस पर। तो फिलहाल ये देख लें पहले, मेन रीज़न तो इसका यही है, ये काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ जो है सेंसर थर्मोस्टेट जो है कूलिंग को सेंस नहीं कर पा रहा है, तब भी वहाँ पर नीचे कूलिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको ओपन करके फिर मैं दिखाता हूँ। इसके दोनों स्क्रू हैं, इस तरीके से आपको ओपन कर लेने हैं, और इसी तरीके से आपको फिट भी करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब इसको लेंगे तो उसके लिए क्या होगा, ये जो है आपका टेपिंग हटानी पड़ेगी आपको इस तरीके से, ठीक है। टेपिंग हटाएंगे और उसके बाद जो जैक होंगे, टेपिंग जो है आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसे ही। उसके बाद जो ये वायरिंग है इस तरीके से आप इसको ओपन कर दें। ओपन करने के बाद ये जो थर्मल बाहर आ जाएगा। ध्यान रखना है, फॉर्म का ध्यान रखना है, ये फॉर्म कटनी नहीं चाहिए, थोड़ा एहतियात से निकालना है आपको। फ़िलहाल अकेला ही हूँ मैं, हाथ भी एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है और दूसरे से वीडियो, तो मैं ये करके दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, 2 लॉक होते हैं, इनको आपको अच्छे से मतलब इस तरीके से आप हटा देंगे। उसके बाद जो ये लॉक है बाहर आ जाए, और ये जैक निकाल दें इस तरीके से इसके अंदर से, मतलब ये जो वायरिंग निकालने के बाद उसके बाद इसका जो सेंसर है वो सेंसर भी आपको निकाल देना है इस तरीके से। जब सेंसर निकाल देंगे उसके बाद थर्मोस्टेट आपका बाहर आ जाएगा। ये थर्मोस्टेट अगर काम नहीं करेगा तो आपका नीचे बिल्कुल कूलिंग नहीं हुआ। तो इस थर्मोस्टेट को चेक करेंगे और उसके बाद जो है इसको चेंज करेंगे। फिलहाल अभी जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब है, और जो रीज़न है मैं वो भी आपको बताऊँगा, कूलिंग नहीं हो रही नीचे। तो फिलहाल इसका जो थर्मोस्टेट है वो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है, इसकी नोब वगैरह बिल्कुल कहीं नहीं घूम रही, जाम हो गई बिल्कुल ही। तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है कि हम अगर एडजस्टमेंट भी करें इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल इसको हम चेंज कर देंगे। और सिर्फ एक चीज़ और दिखाऊं, ये आप देख लें पहले इसकी डक बिल्कुल ही अगर ख़राब हो जाए फिर इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है। इसको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए क्या है, हम ड्राई क्लीनर लेना है, इसको बंद रखें 15-20 दिन। उसके बाद जो है जो भी डस्ट जो भी गंदगी हुई आप देख रहे हैं, बिल्कुल बड़ी गंदगी, भयंकर वाली गंदगी है, जो कि इस पूरे रेफ्रिजरेटर के एयर को ब्लॉक कर रही है, और एयर जो है अच्छे से नहीं, तब ये दिक्कत आ रही है।
तो इसको क्या अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद जो है आप चाहें तो पानी का यूज़ कर सकते हैं बाद में, जब आप इसको अच्छे से साफ़ कर दें उसके बाद। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है इसकी जो कॉइल है, मैंने बोला था कि कॉइल इसके ऊपर लेनी है, मतलब कॉइल उठानी है ऊपर की जो कूलिंग कॉइल है, इसको लेकर इस अंदर की देख लेना गंदगी तो नहीं है। पूरी हम इसको नीट एंड क्लीन कर देंगे, अच्छे से सर्विस भी कर देंगे इसकी रेफ्रिजरेटर की। जो कॉइल को जब आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके जो उससे पहले पाइप, ये वाले जो कॉइल है और जो पाइप, इसको हम थोड़ा साइड के बाद जो है इसको करेंगे। तो ये दोनों हाथ तरीके से ऊपर ले लेने, तिरछा करके गैस लेना हो। तो आप देख रहे हैं ये जो है आगे का नज़ारा है, मैं दिखाता हूँ। इसका ये हीटर लगा होता है, एक ये फॉर्म लगी होती है, ये फॉर्म लगी, एक ये फॉर्म लगी होती है। इन दोनों फॉर्म को जो इस तरीके से आप फ्रेम ऊपर देंगे। और ये जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, नमी है, इनको धूप में रख दें आप। और उसके बाद जो है अंदर का सीन दिखाते हैं कैसा क्या है। तो आप देख रहे हैं अंदर का जो सीन है वो इस तरीके से है कुछ। फिलहाल फ्लैश ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, उम्मीद है अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्लैश मैंने ऑन कर दी है। बाकी आप देख रहे हैं अंदर का जो सीन है, मतलब अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई, बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई। तो इसको भी हम नीट एंड क्लीन कर देंगे, अच्छे सर्विस कर देंगे। और इसका जो हीटर होता है वो आप देख रहे हैं, ये हीटर लगा होता है यहाँ पर, ये जो है हीटर है, ठीक है। तो आप हीटर चाहे हीटर भी निकाल सकते हैं, मतलब इसमें जो हीटर है सॉरी एलुमिनियम वाला नहीं, आपका शीशे वाला है, ठीक है। ये आप देखिए हीटर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले हमें इसे सर्विस कर देना। और बाकी हीटर जो है इसका हीटर ग्लास वाला है, वो आप 220 वोल्ट की डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 220 वोल्ट देके एल्युमिनियम वाले हैं तो वो भी आप 200 देके चेक कर सकते हैं। उनकी वैल्यू जो होती है किलो ओम जो होती है, आप हीटर में चेक करेंगे तो वहाँ पे 400 से 500 के बीच में दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं एल्युमिनियम वाले, उसमें 300 किलो ओम भी होती है। तो वहाँ पे लिखी होती है, जब आपका हीटर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है, तो वहाँ पे भी सारी डिटेल लिखी होती है जो एल्युमिनियम के होते हैं यहाँ पर। तो उस तरीके से चेक। फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो कर दे। ध्यान सबको जब ठीक उसके बाद दिक्कत आ रही है तो आपकी डक में दिक्कत है, डक जो है ख़राब गई, अंदर से गल गई, तबियत आती है।